In the name of Almighty Allah, the most kind and ever merciful, today I am going to tell you about the important figures, important सन जो हैं पाकिस्तान स्टडीज के important figures आपको बताऊंगी जो कि very important है इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए। इंटरमीडिएट का जो हिसाब है उसके अंदर जो important सन है वो सारे मैंने निकाले और निकाल कर उसकी एक प्रॉपर जो है वो वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंटरमीडिएट के क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस है पाकिस्तान स्टडीज का उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन में कौन सा सन ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ इंडिकेट करती जाऊंगी। हमारा जो टॉपिक है वो तारीख पाकिस्तान के अहम सन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा तहरीक अलीगढ़ वाला या सर सैयद अहमद खान के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसमें हम अगर ये वाला सन ऐड करेंगे 1817 में 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद खान की पैदाइश वाला सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब हम किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सन ऐड करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है और उस क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाता है। इसके बाद अगले सन पे चलते हैं, वो है 1857 में एक जंग आजादी हुई थी। उस जंग आजादी के सन को याद रखना भी बहुत जरूरी है। 1867 में यानी 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, उसमें भी सर सैयद अहमद खान का बहुत अहम रोल प्ले हुआ है। और ये ऐसे जो सन है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो जब आप ये याद कर लेंगे तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, या आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे, बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे। या आप ये सब सन याद कर लेंगे तो फिर आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है याद होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं 1875 में अलीगढ़ में एक एमओ स्कूल का क्याम हुआ था। 1876 में हमारे ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश। 1877 में इलामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश। 1877 में ये जो अलीगढ़ स्कूल था इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज का दर्जा कब दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1877 में। उसके बाद हमारी एक जमात बनी थी हिंदुस्तान में बाय द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 में यानी 1885 में बनी थी और इस जमात का मकसद यही था कि ये जो जमात है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। बट वेरी सून जब मुसलमानों ने ये रियलाइज किया कि ये जमात जो है दिस इज ओनली वर्क फॉर only doing work for the benefit of Hindus, तो फिर उन्होंने अपनी एक अलग जमात बनाने का इरादा किया। 1858 में सर सैयद अहमद खान की वफात ये इसलिए जरूरी है कि जब हम 1920 में अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वो उसमें अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है कि अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया 1920 में, अगर आ जाता है कि इनॉग्रल सेरेमनी किसने उसकी की, तो उसमें बच्चे फौरन से टिक कर देते हैं कि ये इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने की, जबकि उनकी डेथ हुए 22 साल हो चुके हैं। इसलिए ये सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखा जाए ताकि बच्चे जो है वो 1905 में तकसीम बंगाल एक सूबा था जिसको तकसीम किया गया था फाइनली 1905 में। इसका सन याद रखना भी बहुत जरूरी है। और 1906 में मुस्लिम लीग का क्याम, ये जमात जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और मुसलमानों के लिए जो है इसने वर्क किया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो हमारी मुस्लिम लीग है इसे कायद-ए-आज़म ने नहीं बनाया। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आ जाता है कि मुस्लिम लीग का क्याम किस तरह अमल में आया या किसने किया, एमसीक्यू में तो बच्चे लिख देते हैं फौरन के कायद-ए-आज़म ने किया, जबकि कायद-ए-आज़म ने इसे 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। इससे पहले वो कांग्रेस में ही काम कर रहे थे, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही काम कर रहे थे। लेकिन जब कायद-ए-आज़म ने ये महसूस किया कि कांग्रेस इज ओनली वर्किंग फॉर द हिंदूज, he left Congress and joined Muslim League। अब हम चलते हैं आगे। 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम हुई, इसका सन याद रखना भी बहुत जरूरी है। 1916 में एक मुआहदा पास हुआ लखनऊ के मुकाम पर, उसे हम मिसाके लखनऊ के नाम से याद रखते हैं। इसके अलावा 1919 में एक बहुत बड़ी तहरीक चली और वो किस नाम से थी, वो थी तहरीक खिलाफत के नाम से। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। 1920 में जो सर अलीगढ़ कॉलेज को
यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट है, 1929 में कायद-ए-आज़म के 14 निकात हैं, 1930 में इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, दैट इज रियली वेरी फेमस एड्रेस जो इलामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पर दिया। इसी तरह 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। आगे हम याद रखते हैं कि पाकिस्तान, हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम बहुत ही कॉमन है, हम सबको आम रूटीन में पता ही होता है, लेकिन फिर भी इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट भी है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया। तो वो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम 1933 में तजवीज किया। उसके बाद एक एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक एक्ट पास हुआ था 1935 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह 1937 में कांग्रेसी वजारतों के इंतखाबात हुए थे। अब हम चलते हैं दूसरी जंग अजीम। दूसरी जंग अजीम कब हुई? 1939 से 45 तक। उसके बाद 1940 में करारदाद पाकिस्तान, ये वो करारदाद है कि जब ये कायद-ए-आज़म ने पास की, जब कायद-ए-आज़म ने पेश की, तो इस टाइम पे हिंदुओं ने मजाक उड़ाते हुए तंजन ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो जिना पेश कर रहे हैं ये करारदाद लाहौर के नाम से पेश की गई थी, ये करारदाद लाहौर नहीं बल्कि करारदाद पाकिस्तान थी। तो फिर जिना ने बड़े ही वसूख से बात कही कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक समझ गए हैं कि ये करारदाद लाहौर नहीं बल्कि ये करारदाद पाकिस्तान थी। उसके बाद से करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान हुआ, 1944 में जिना गांधी मुज़ाकरात के जिना और गांधी के मुज़ाकरात हुए थे, आपस में बहस मुबासा हुआ था। 1945 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी। और 1945-46 के इंतखाबात बहुत मशहूर हैं कि जिन्हें जो इंतखाबात करवाए गए और जिससे फाइनली ये एनालाइज किया गया कि ये इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मर्ज वजूद में आना है या नहीं। कायद-ए-आज़म ने क्लियर कट कहा था कि ये इंतखाबात वो इंतखाबात होंगे कि जिसमें अगर मुसलमानों को जो 30 नशिस्तें दी हैं, अगर 30 की 30 नशिस्तों पर मुसलमान इलेक्ट होकर जीत जाते हैं तो तब हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान बनेगा। और अगर इसमें मुसलमानों का साथ देने वाले हमारे मुसलमान ना हुए तो फिर क्या होगा? फिर हम ये पाकिस्तान बनाने का जो इरादा है उसे मुलतवी कर देंगे या उसे नहीं बनाएंगे। इसलिए ये इंतखाबात बहुत मशहूर हैं। और आखिर में रिजल्ट क्या हुआ कि जब इसके नताइज निकाले तो पाकिस्तान जो मुसलमानों को दिए गए थे वो 30 नशिस्तें थी, 30 की 30 नशिस्तों पर मुसलमान जो है वो जीत गए और 30 की 30 नशिस्तें मुसलमानों को मिली। अब हम बात करते हैं 1947 में 3 जून 1947 का मंसूबा, दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक ये आपके निसाब में एज सच शामिल नहीं किया गया, एज अ क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वैसे हिस्ट्री के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली 3 जून 1947 को बन चुका था, उसकी बाउंड्रीज, उसकी हर चीज आइडेंटिफाई कर दी गई थी, लेकिन उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 को हुई। इसलिए उसे कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पाक भारत जंगें जो हैं वो कौन कौन सी और किस किस तारीख किस किस सन में हुई। 1948 में पहली पाक भारत जंग हुई। उसके बाद 1949 में क्योंकि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया था तो पहली करारदाद मकासिद जो है वो पास की गई। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें क्या था, जिसमें सारा लाया अमल बताया गया। ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा भी है, हमारे जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसका क्वेश्चन का हिस्सा भी है कि उसमें सारा लाया अमल बताया गया कि पाकिस्तान को किस तरह चलाया जाएगा, पाकिस्तान में कौन से रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। इसके बाद 1956 में जो पहला दस्तूर पाकिस्तान यानी हमारा पहला आइन था वो पास हुआ और उस आइन को किसकी रोशनी में बनाया गया? 1949 में जो हमने लाया अमल बनाया था उसके अकॉर्डिंगली उसके बिल्कुल उसके जेरे असर जो है ये देखकर बनाया गया। उसके बाद में 1960 मुआहदा सिंटास, इसमें क्या हुआ था? इस मुआहदे में हमारे जो है दरिया डिवाइड हुए थे कि कौन से दरिया पाकिस्तान को दिए जाएंगे और कौन से दरिया हिंदुस्तान को दिए थे। आगे हम चलते हैं 1962 में हमारा दूसरा दस्तूर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का दूसरा आइन पास हुआ। और इसके बाद 1965 में दूसरी पाक भारत जंग हुई।
71 میں ہمارا مشرقی بازو بنگلہ دیش وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اسی طرح 1971 میں ایک ہماری تیسری پاک بھارت جنگ بھی ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے 1973 میں تیسرا دستور پاکستان، جسے ہم 1973 کا آئین بھی کہتے ہیں۔ یہ آئین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس آئین کے یہ آئین ابھی تک نافذ العمل ہے۔ اس آئین میں امینڈمنٹ ضرور ہوئی ہیں، ترامیم ضرور ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو آئین پاکستان فالو کر رہا ہے دیٹ از 1973۔ آگے چلتے ہیں 1979 میں شرعی حدود آرڈیننس، ایک شرعی حدود آرڈیننس پاس ہوا جس میں ساری کی ساری پنشمنٹ ڈیسائیڈ کر لی گئی کہ یہ جو ہے اسلام کے اکارڈنگلی، کہ اسلام کے اکارڈنگلی شراب کی کیا سزا ہے، شراب پینے کی کیا سزا ہے، چوری کرنے کی کیا سزا ہے، وہ ساری سزائیں جو ہیں اس حدود آرڈیننس میں جو ہے ایکسپلین کی گئی ہے۔ 1985 میں ایک آرگنائزیشن بنی بائی دا نیم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO۔ اس آرگنائزیشن کا قیام ہوا، اور اسی طرح 1985 میں ایک اور آرگنائزیشن قائم ہوئی، وہ کون سی تھی؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں، یعنی جو ہمارے ایریا میں آتے ہیں، ایشیا میں آتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہ سارے، اور افغانستان، یہ سارے علاقے، سارے ملکوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی ہے جسے ہم ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کہتے ہیں۔ اسی طرح 2006 میں ایک تحفظ نسواں کا بل پاس ہوا جس کو ہم ویمن پروٹیکشن بل کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں خواتین کو جو ہے وہ حقوق دیے گئے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ہراس کرے گا، کسی بھی طرح سے ان کے رائٹس کو سنیچ کرے گا، تو وہ اس بل کے تحت جو ہے وہ اپنا ایکشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سب سے آخر میں 2016 میں حکومت پنجاب نے اسی بل کو ایک ایکٹ کا درجہ دے دیا، اور یہ ایکٹ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، دس از ویری امپورٹنٹ، دیز آر ویری امپورٹنٹ فگرس۔ اگر آپ انہیں یاد کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے، اور پیپر میں بھی آپ کے اچھے نمبر آ سکیں گے، اور اس کے علاوہ MCQ، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن، ہر چیز میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔